बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर पाकिस्तान में आप बिजनेस कर रहे हैं या आपने बिजनेस अभी स्टार्ट करना है तो आप जरूर सोचते होंगे कि मुझे किस वक्त कंपनी बनानी चाहिए, किस वक्त नहीं बनानी चाहिए, किस वक्त जीएसटी में रजिस्टर होना है, किस वक्त जीएसटी में रजिस्टर नहीं होना, और किस वक्त आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। प्रैक्टिकल बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मुझे टैक्स का नॉलेज है थोड़ा बहुत वो आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है इससे काफी फायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं हूं नसूला चौहान। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो इनिशियल लेवल के बिजनेस हैं, जो अभी स्टार्टअप्स हैं, छोटे बिजनेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आपकी जैसे नॉर्मली हमारी गली मोहल्ले में आप देखते हैं शॉप्स होती हैं, आपके कस्टमर जो है वो भी आपको कैश पे करते हैं और आप जहां से सामान लेते हो, अपने सप्लायर से चीजें लेते हो, उसको भी आप कैश पे कर रहे हो। बैंक की कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, ना ही आपके पास कोई स्टोर में क्रेडिट कार्ड की कोई मशीन पड़ी, ऐसा कुछ नहीं होता, सारा कैश का काम होता है आपका। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप इस बिजनेस का जो नाम है वो अपने एनटीएन में भी ऐड करें। आप सिर्फ अपने आप को फाइलर रखें, अपनी रिटर्न जो सिंपल सी होती है बिजनेस पर्सन की वो फाइल करें। एनटीएन में बिजनेस ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अपने बिजनेस को मतलब आप इजीली वैसे ही मैनेज कर सकते हो। तो खाम में आपको बिजनेस ऐड करने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप बिजनेस ऐड करें और उसका बैंक अकाउंट ओपन करें, अगर आपका अभी छोटे लेवल पे काम है। अगर हम इसे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो इसके बाद आ जाता है जो थोड़ा आपका काम जब स्टेबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप कोई सुपर स्टोर बना लेते हो, आपका बड़ा कोई हार्डवेयर स्टोर बनता है जो कि मार्केट में लोगों की नजरों में है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट में एफबीआर के लोग भी आके चेक करते हैं कि जी आप रजिस्टर हो या नहीं हो। इसके अलावा जहां से आप सामान लेते हो वो भी आपको कहते हैं कि जी आप हमें जो है पेमेंट जो है वो चेक के थ्रू करें। और बाद आपके कस्टमर भी बाज़ ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं जी हमने क्रेडिट कार्ड से पे करना है, और आपने क्रेडिट कार्ड वाली मशीन भी रखी हुई है। या कुछ ऐसे छोटे बिजनेसेस भी हैं जिनकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती है, जैसे जैज कैश, इजी पैसा, ठीक है, वो आप उसको डिजिटल बैंक का काम कर रहे होते हैं छोटे लेवल पे। तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उनकी शॉप का जो भी नाम है, मेडिकल स्टोर है, हार्डवेयर स्टोर है, कोई भी शॉप है, ठीक है, या आप फ्रीलांसर हैं, आप घर में काम कर रहे हो, आपका थोड़ा सा काम अच्छा है जिसमें आपने 5-6 लड़कों को अपने साथ काम पे भी रखा हुआ है, वो भी घर बैठ के काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, बाहर से आपको पैसे आ रहे हैं, तो उनके लिए बेटर है कि वो अपने एनटीएन में बिजनेस को ऐड करवा लें। अब देखें, आपको नॉर्मली जनरल जो पब्लिक है वो ये समझ रही होती है कि अगर उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन करना है बिजनेस नाम का तो वो उसको कहते हैं ये कंपनी अकाउंट है, जबकि ऐसा नहीं होता। मतलब वो कहते हैं हमने कंपनी रजिस्टर करनी है, वो कंपनी उसको समझ रहे होते हैं जो कि जस्ट एक बिजनेस का नाम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी और जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें फर्क क्या होता है। देखें, जो कंपनी होती है ना उसके नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड ऐड होता है, लिमिटेड उसके साथ लिखा होगा, फिर इसका मतलब है ये कंपनी है। जो नॉर्मल बिजनेस होता है, जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है या एओपी होती है, उसके साथ लिमिटेड का वर्ड नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एबीसी ट्रेडर्स। अब आप अगर ये एबीसी ट्रेडर्स जो है ये अपने एनटीएन में भी ऐड कर लेते हो तो आपका सेम इसी टाइटल का बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप बड़े अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हो। जिस पार्टी को आपने बैंक अकाउंट देना है आप अपना बैंक अकाउंट दे, उसका जो टाइटल होगा वो एबीसी ट्रेडर्स होगा। बिजनेस की ट्रांजेक्शन होगी कि ये बिजनेस का अकाउंट है, यहां से पेमेंट आ रही है और जा रही है। जो कंपनी होती है वो होती है एबीसी लिमिटेड या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये जिसके साथ लिमिटेड का वर्ड आ गया है ना, ये कंपनी होती है। अब नॉर्मल जो एक टैक्स पेयर उसको पता ही नहीं होता, वो क्या करता है, वो कंसल्टेंट के पास जाता है, उसको जरूरत होती है सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की कि जी जस्ट मेरा बैंक अकाउंट ओपन हो जाए जिसका टाइटल मेरे बिजनेस का नाम हो। वो ये समझ रहा होता है कि ये कंपनी है, तो वो कंसल्टेंट को जाके कहता है जी मैंने कंपनी ओपन करनी है। कंसल्टेंट कहते हैं जी वेलकम, क्योंकि हमें तो फायदा है ना, मैं भी कंसल्टेंट हूं, हम भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, सारा कुछ करते हैं। अब जब कंपनी बनाते हैं हमें तो फायदा है कंपनी बनाने में, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन की भी फीस लेनी है, उसके बाद कंपनी की फाइलिंग अलग होगी, उसके फॉर्म जाएंगे एससीसीबी में अलग जाएंगे, एफबीआर में अलग जाएंगे, ठीक है, उसकी भी होल्डिंग टैक्स की रिक्वायरमेंट्स वो भी मंथली होगी। मतलब हमें तो समझेंगे ज्यादा अर्निंग होती है। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये आपको कंसल्टेंट अक्सर नहीं बताते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ अच्छा जी कंपनी बनानी है और ये भी कंपनी बना देते हैं। वो 2 दिन में एससीसीपी में ऑनलाइन कंपनी बना के आपको दे देते हैं, आप बड़े खुश वापस आ जाते हो जी मैंने कंपनी बना ली। और उसके बाद होता क्या है, काम आपका होता है वो मतलब इस लेवल का होता नहीं, कंपनी आप बना लेते हो और जब साल के बाद आपको नोटिस आते हैं, आप देखते हो कि यार ये तो नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। फिर आप जब कंसल्टेंट के पास जाते हो वो कहता है जी अब तो इसके इतने पैसे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाएं ना तो पहले देखें कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपको छोटे बिजनेस की जरूरत है तो आप उतना ही रजिस्टर करें। आप खाम में इतना बड़ा रजिस्टर जो है वो कंपनी रजिस्टर करवा के करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना। आपकी जितनी बिजनेस की अर्निंग नहीं होनी उतना आपने कंसल्टेंट को पे कर देनी। दैट्स वाई मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो मीडियम लेवल के बिजनेस हैं, मतलब अगर आपका जो काम है वो जस्ट एनटीएन में बिजनेस ऐड करके चल सकता है और एक एनटीएन में आप 10 बिजनेस ऐड करवा लें, 20 ऐड करवा लें, कुछ भी नहीं होता। जब उसका फायदा ये होता है कि जिस वक्त आप चाहेंगे वो डिलीट हो जाएगा, जिस वक्त आप चाहेंगे वो उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंपनी में ऐसे नहीं होता। तो ये होता है छोटे बिजनेस में। मतलब अब जैसे फ्रीलांसर्स हैं, इवन के फ्रीलांसर्स अगर अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं, आपने पीएसईबी में रजिस्टर करो, जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी है, तो आप अपना सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस ऐड करें, आप अपनी पीएसईबी में रजिस्टर करवा लें, वो कंपनी की भी होती है, सोल बिजनेस की भी होती है, आपकी भी हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। जब तक आपको जरूरत ना हो, आपको पता हो कि जी मैंने जिधर से काम करना है उनकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेरे साथ लिमिटेड का वर्ड ऐड हो, तो आप कंपनी की तरफ ना जाएं। आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को प्रेफर करें। बहुत हद हो, बहुत ही कुछ जरूरत है तो आप एओपी की तरफ चले जाएं। कंपनी की तरफ जाने से पहले 10 दफा सोच
सोच लें कि कंपनी की तरफ आपने नहीं जाना, प्राइवेट लिमिटेड की तरफ, एसएमसी लिमिटेड की तरफ नहीं जाना। अब नॉर्मली अब जैसे अब दराज की बात ले लें, अक्सर लोग जो क्लाइंट्स हैं हमारे वो दराज पे काम कर रहे हैं। अब उनको जब वो हमारे पास आते हैं तो हम वो कहते हैं कि हमने कंपनी ओपन करनी है, लेकिन जब हम उनकी डिमांड पूछते हैं तो हम उनको बताते हैं कि जी आपका काम तो सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस से चल रहा है, तो आपको कंपनी में रजिस्टर होने की क्या जरूरत है, एक दफा रजिस्ट्रेशन करवा ली तो फिर तो आप फंस गए। जब हम उनको बताते हैं तो वही काम जो वो हमारे पास कंपनी रजिस्टर करवाने आए होते हैं, वही काम हम उनका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में ऐड करके वो कर देते हैं। अब देखा जाए तो हमने अपना तो लॉस किया, लेकिन हमने अपने कस्टमर का, अपने जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हमने फायदा किया, ताकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये चीजें बताने का मकसद ये है कि ये बातें आपको ज्यादातर कंसल्टेंट भी नहीं बताएंगे, और इस तरह की इंफॉर्मेशन नेट पे भी आपको नहीं मिलेगी जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। फ्रेंड्स, ये तो हो गया है एक नॉर्मल बिजनेस आपने एनटीएन में ऐड कर लिया। अब कंपनी की तरफ आपने कब जाना है? देखिए फ्रेंड्स, कंपनी जो है ना ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। इसको आजकल लोगों ने, क्योंकि ये ऑनलाइन रजिस्टर हो जाती है तो आप घर बैठ के खुद भी कर सकते हो, मतलब कंपनी रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना, अगर एक दफा आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई तो ऑटोमेटिकली एसईसीपी में भी और एफबीआर में भी कंपनी का एनटीएन जनरेट हो जाएगा। अब अगर आपने कुछ नहीं भी किया ना, तो आप उसको क्लोज करवाना चाहो तो अच्छा खासा उसके ऊपर खर्चा लगता है, अच्छे खासे जो है वो एफबीआर में फिर मैनुअली जाके उनके साथ प्रोसेस करवाना होता है, उनके साथ जो भी प्यार मोहब्बत करना पड़ता है, वो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, वो भी करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते तो फिर आपको नोटिस आते रहते हैं। आपने जब भी उस कंपनी को क्लोज करना है ना, तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने चाहे कुछ किया है चाहे नहीं किया, सारी कंप्लायंस करने के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी फाइन्स होंगे, पेनल्टीज होंगी, उसके बाद वो क्लोज होगी, और अच्छा खासा उसके ऊपर खर्चा और टाइम लगता है। इस वजह से जिस कंपनी में, मतलब जिसके साथ लिमिटेड का वर्ड ऐड होता है, आपने रजिस्टर होने से पहले खुद ध्यान से ये सोचना है कि भाई मुझे जरूरत है या नहीं है। ठीक है, बाद दफा ऐसा भी होता है जैसे कि मतलब आपको टेम्पररी कोई क्लाइंट ऐसा मिलता है जी, वो मैंने उसी के साथ जो है वो बिजनेस करना है जो कि कंपनी हो, तो आप देखो कि यार ये एक क्लाइंट आया है, उसके बाद पता नहीं दूसरे आते हैं या नहीं आते, तो मैं सिर्फ इस एक के लिए अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेता हूं, कल को ये होता है या नहीं होता तो मेरी तो कंपनी सारी उम्र के लिए मेरे गले में पड़ गई है ना। तो इसलिए ये आपने ध्यान से देखना है। कंपनी आपने उस वक्त रजिस्टर करनी है जिस वक्त आपको पता हो कि जी अब मेरा जो रेवेन्यू है वो भी लाखों में है, मेरे इंप्लॉइज भी, मैंने कोई 50-60 लोगों को इंप्लॉइज मिनिमम रखा हुआ है, काम चल रहा है, फाइनेंस के लोग अलग बैठे हैं, अकाउंट्स के लोग अलग बैठे हैं, क्योंकि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है। कल को अगर कोई नोटिस आएगा, अगर टैक्स कंसल्टेंट हमसे पूछेगा जी मुझे रिकॉर्ड दें ताकि हम तैयारी करके आगे नोटिस का रिप्लाई करें, 161 का करें, 122 का करें, तो हम उसको रिकॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के केस में ये एफबीआर के केसेस तो आते ही हैं, मतलब नोटिस तो आएंगे ही। तो जब आपके पास प्रॉपर स्टाफ हो और आपको पता हो कि जी हमारा तो बिजनेस चल ही रहा है और ये चलेगा, मतलब आपको पता है कि यहां से रेवेन्यू मिलेगा, तो फिर कोई मसला नहीं, आप कंपनी रजिस्टर करें। कंपनी रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि बैंक्स में आपको जो फाइनेंसिंग करनी होती है, जो लोन वगैरह लेना होता है, उसमें आसानी हो जाती है आपकी, मतलब थोड़ी सी रेपो अच्छी हो जाती है। ठीक है, कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, अनलिस्टेड है, लिस्टेड है, वो तो फिर एक और कैटेगरी, मतलब चल जितना आगे जाए वो बढ़ती जाती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको जरूरत हो, मतलब इस चीज को पूरी तरह आपने असेस करना है कि जी अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, उस वक्त कंपनी में जाना है। जब तक बिना कंपनी के काम हो सकता है ना, तो ये बेस्ट है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें कंपनी में रजिस्टर होना आपको ज्यादा, मतलब आपको नुकसान करता है। वो कैसे करता है, देखें, कुछ ऐसे सेक्टर जिनकी जो इनकम है वो एफटीआर में आती है नॉर्मली, जैसे फ्रीलांसर्स की मैं बात करता हूं, जो अगर आप बाहर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आप सॉफ्टवेयर बना के या कॉल सेंटर की सर्विसेज दे रहे हो, कुछ भी, ये मतलब आईटी रिलेटेड इनेबल्ड सर्विसेज में ही आती है। अब आपकी जो इनकम होती है वो एफटीआर में आती है, 1% पे टैक्स होती है। अगर अब आप कंपनी बना लेते हो, कंपनी में जब इनकम आएगी, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अब 1 करोड़ पे 1% आपने टैक्स पे कर दिया, अब कंपनी ने और कोई टैक्स पे नहीं करना, चले जी एफटीआर में आ गई। अब कंपनी ने जब अपने शेयर होल्डर को, जाहिर है उसने डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो प्रॉफिट देगी तो आगे जो उसके डायरेक्टर्स और उसके शेयर होल्डर हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट में लेंगे ना, अदरवाइज वो कंपनी के अकाउंट में पड़ी रहेगी। अब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो वो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड करेगी। जब वो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड करेगी तो एज पर लॉ उसने 15% आपका टैक्स काटना है। अब वो फर्ज किया, अगर 2 उसके डायरेक्टर थे, 2 शेयर होल्डर थे, उसने 1 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 मिलियन एक को, 5 मिलियन एक को, तो उसके ऊपर 15% उसने दोनों का काट के गवर्नमेंट को जमा करवाना है। यही अगर आप कंपनी की बजाय एओपी बना लेते हो या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ऐड करते हो और उसी नाम से बैंक अकाउंट ओपन करके बिजनेस करते हो, आपने 1 करोड़ कमाया या फर्ज किया 2 पार्टनर है, दोनों ने अपना सोल बिजनेस जो है वो ऐड कर लिया, 5 मिलियन दोनों ने कमाया, तो उसके ऊपर 1% का जो टैक्स उन्होंने पे करना था सिर्फ वो पे किया और बाकी सारी जो उनकी इनकम होगी वो वाइट हो जाएगी। और ये मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं ये कोई इलीगल नहीं है, इसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं कि आपको टैक्स में मतलब रास्ते नजर आ रहे हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। अब एज अ कंसल्टेंट हमें पता है कि इस रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, इस पे जाएंगे तो कम देना पड़ेगा, इस पे जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा, रास्ते सारे एक ही जगह जा रहे हैं, तो इसी को टैक्स प्लानिंग कहते हैं। और हम अगर अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं तो हम इसी चीज का चार्ज करते हैं कि हम आपको
लीगल वे में बता रहे होते हैं कि जी यहां से आप अपनी मनी को वाइड कर सकते हो। तो दैट्स वाई कहने का मकसद फ्रेंड्स सिर्फ ये है कि आपने कंपनी बनानी, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं, अक्सर लोग फिर मेरे जब आते हैं कि जी हमने तो बस ऐसी बना ली थी, हमें पता नहीं था, तो फिर मुझे बड़ा जो है ना वो बुरा फील होता है कि यार अब एक बंदा मुश्किल में है तो वो हम उसका काम, जाहिर है उसका अगर कोई काम करना है, हमने अगर उसकी फाइलिंग भी करनी है तो डेफिनेटली वो फ्री तो नहीं करेंगे, आखिर हमने भी आगे पेमेंट करनी होती है। लेकिन मुझे फील होता है कि यार लोगों को इस चीजों का पता होना चाहिए कि आप कंपनी बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो खामखा में, मतलब कंपनी कोई ऐसे तो नहीं होगी ना बस आपको रात को बिजनेस का ख्याल आया और सुबह उठ के आपने जज्बाती होकर कंपनी बना ली। तो ये ऐसे नहीं करना आपने, ये कोई बच्चों के खेल नहीं कि कंपनी बना ली और छोड़ दी, इसमें आप फंस जाते हो। फ्रेंड्स अगली जो इसकी मतलब एक और अब सिनेरियो वो ये है कि जीएसटी में रजिस्टर कब होना हमारे लिए ठीक है। अब जीएसटी जो है ना फ्रेंड्स देखें, ये चाहे सोल बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को भी जीएसटी में रजिस्टर करवा सकते हो, कंपनी को भी जीएसटी में रजिस्टर करवा सकते हो। इसका भी सेम यही सिनेरियो है कि जब आप जीएसटी में रजिस्टर हो जाते हो ना, चाहे आप सोल बिजनेस प्रोप्राइटर हो चाहे आप कंपनी हो, तो फिर आपकी जो कंप्लायंसेस है वो बढ़ जाती हैं। वैसे तो वो आपने कंप्लायंस करनी होती है नॉर्मली साल के बाद, जीएसटी में आने के बाद मंथली कंप्लायंस फिर आपकी होती है। अब अगर जीएसटी में रजिस्टर कब होना चाहिए, अब आप देखते हो कि मुझे ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें वो ये मैंने टेंडर की बिडिंग कर ली है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है कि जी मैं जीएसटी में रजिस्टर हूं और आपको पता है कि मैंने फ्यूचर में यही काम करना है, फिर वेल एंड गुड, आप उसको प्रोसीड करें, जीएसटी में रजिस्टर हो तो फिर आप कंसल्टेंट को भी मंथली जो पे करना हो तो फिर आप उसके लिए भी दिल खुला रखें। ये ना सोचें कि जी मैं जीएसटी में भी रजिस्टर हो जाऊं और काम भी घर बैठ के खुद करूं, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर आप गलत कर लेंगे। या तो आप जीएसटी की तरफ जाए ना, इनकम टैक्स हो तो आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, ना भी कंसल्टेंट को दें तो भी कर सकते हो, जीएसटी को नहीं कर सकते आप। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस करना है, आपने कोई चीज इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है, अभी आपने वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपने फिजिबिलिटी बना ली, आपने देख लिया कि जी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पहले जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ता है। मेरे पास अक्सर ऐसे जो है वो क्लाइंट्स आते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले ये कहता हूं कि भाई पहले आप अपनी लाइन तो सीधी कर लो ना, पहले आप देखो तो सही कि ये काम चलेगा भी या नहीं चलेगा। एक कंसाइनमेंट आपकी जाती नहीं, आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए, एक कंसाइनमेंट भेज के बैठ जाते हो, उसके बाद जीएसटी आपके गले पड़ जाता है। फिर आप देखते हो क्या मैंने करना क्या है। अगर आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना भी है तो एक दफा एक दो कंसाइनमेंट किसी थर्ड पार्टी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा लें। फर्ज किया आपने कोई माल इंपोर्ट करना है, किसी से इंपोर्ट करवा लें, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर लें, उसको इंपोर्ट करवा के मार्केट में देखें कि भाई रिस्पॉन्स है या नहीं है, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब आप देखो कि जी बिल्कुल प्रॉफिट मिल रहा है, माल इधर से आएगा, मैंने इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरा प्रॉफिट पक्का है, फिर बिल्कुल जी आप हंस के जीएसटी में जाएं, कंसल्टेंट को भी पैसे दें। इसी तरह आपने एक्सपोर्ट करनी है तो एक दफा किसी के थ्रू एक्सपोर्ट करवा के चेक कर लें कि जी अगली पार्टी जो है जहां पे मैंने माल डिस्पैच किया वो इसको एक्सेप्ट कर रही है, पेमेंट भी ठीक आ रही है और मुझे यहां से रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, मैं बना के भेज भी सकता हूं। फिर आपको अपने आप को जीएसटी में लेके जाए, चैम्बर में रजिस्टर करवाएं, पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर करवाएं, सारा कुछ करवाएं। लेकिन मतलब कहने का ये कि पहले आप अपने बिजनेस को पूरी तरह एनालाइज तो करें ना। ये जो हमारा एक माइंडसेट बन गया ना कि हमारी मतलब सोच में एक बिजनेस होता है, रात को बिजनेस का सोचा हमने और सुबह उठ के हमने कंपनी रजिस्टर करवा ली, जज्बाती हो गए, जीएसटी में रजिस्टर हो गए और उसके बाद फिर हम हाथ बांध के खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब करें क्या। फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आप एक दफा रजिस्टर हो जाते हो भाई, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या हूं, मतलब कोई भी हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर हम उसको खत्म करवाना भी चाहें तो उसके ऊपर इतना खर्चा होगा कि आप सोच के वैसे घबरा जाओगे और टाइम अलग से लगेगा। तो दैट्स वाई अक्सर तो हम ऐसी असाइनमेंट्स को पकड़ते ही नहीं कि यार जो काम मतलब इतना लेबोरियस है और इतना पैसे और इतनी रिश्वत इन्वॉल्व है तो फिर उसको हम करते ही नहीं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जब भी कोई मतलब आता है क्लाइंट तो हम उसको पहले ही क्लियर करते हैं कि भाई आपने कंपनी या जीएसटी की तरफ जाना है तो पहले देखो कि ये जरूरी है कि नहीं है। पाकिस्तान में आपने बिजनेस करना है तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। बुक्स में बड़ा कुछ लिखा होता है कि जी आपने अगर बिजनेस नहीं है तो आप ये नल की रिटर्न फाइल कर दें या आप जीरो की रिटर्न फाइल करें, एनुअल रिटर्न फाइल करें, क्लोजर की रिटर्न फाइल करें और उसके बाद इसको क्लोज करवा दें। ऐसा बुक्स की हद तक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जाते हैं ना तो फिर प्रैक्टिकली बड़ा कुछ करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको यही चीजें बतानी थी कि आपको पता लगे कि किस वक्त हमने कंपनी की तरफ जाना है और किस वक्त नहीं जाना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर इससे आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।